हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स की एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज है 19 मार्च, मंगलवार। सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। हमारी सुप्रभात सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए पहली न्यूज देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है एसबीआई को कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और किसने इनको रिडीम करवाया है, इसकी पूरी जानकारी हमें दे दी जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां आप देख सकते हैं। और ये जो डेट है वो कब से इन्होंने कही है कि 12 अप्रैल 2019 के बाद की जो बात है, यानी कि पूरा का पूरा डाटा जो है वो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। और इस आदेश के अनुसार एसबीआई को कहा गया था कि वो दो जानकारी है वो दो हिस्सों में दे। ठीक है, कितने नाम हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदा, उन सब की जानकारी जो है वो बताई जाए। और अब इन्होंने कहा है कि 21 मार्च 2024 तक ये पूरी की पूरी जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को देनी है। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को निर्देश दिया था कि इस मार्च तक ये सारी जानकारी देकर कोर्ट में हलफनामा भी दायर करें कि हाँ, हमने ये जानकारी आयोग को सौंप दी है। और इस मामले की सुनवाई कौन कर रहे थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, है ना। और इनके और बेंच में कौन कौन लोग हैं? जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। इन सब की जो बेंच बनाई गई और उन्हीं ने ये निर्णय लिया है कि एसबीआई जो है वो पूरा का पूरा डाटा डिस्क्लोज करे और अल्फा न्यूमेरिक नंबर से संबंधित जो भी जानकारी है वो 21 मार्च तक दे देनी है। चलिए जी, हमें काफी दिन हो गए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बातें करते हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या अभी हाल ही में किया है, उसी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। चलिए बता दीजिए जल्दी से, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? इसमें से जल्दी से बताना है आपको, कौन सा ठीक रहेगा। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो क्षेत्र है ना, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, ये किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। और जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 131 की, तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, आपको पता है हमारे भारत में न्यायपालिका को अलग रखा गया है ना। और 143 की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो परामर्श सुप्रीम कोर्ट उन्हें प्रोवाइड करवाएगा वो माने ही माने, है ना। तो फिर जब बात करते हैं अनुच्छेद
226 की, तो इसके तहत क्या कहा गया है, इसके तहत क्या प्रावधान है? इसके तहत जो रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं वो वर्णित है। रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां। आर्टिकल 32 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियां वर्णित हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां। चलिए जी, दूसरी जो न्यूज है उसकी तरफ चलते हैं। मैराथन अवेयरनेस कम एग्जीबिशन एंड एक्सटेंशन लेक्चर ऑन मिशन लाइफ ऑर्गेनाइज्ड बाय PCIACP। तो जैसे कि अभी KUK एक यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा में है। तो वहां के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। उन्होंने इस मैराथन का उद्घाटन किया। एग्जीबिशन कम एक्सटेंशन लेक्चर मिशन लाइफ से संबंधित है। मिशन लाइफ, उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ जो है उसके अगर हम तरीके से चलते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। और मिशन लाइफ से संबंधित औपचारिक उद्घाटन करते हुए उन्होंने सभी को शपथ भी दिलवाई। और ये जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज्ड किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं WWF इंडिया के द्वारा, और KUK यानी कि यूनिवर्सिटी जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उसके द्वारा, उनके कॉम्बिनेशन के साथ ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। और किस मंत्रालय का सहयोग रहा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 23 मार्च को यानी कि आने वाली 23 मार्च को जो विद्यार्थी हैं वो अर्थ आवर प्रोग्राम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये जो WWF है इससे संबंधित अगर आपसे पूछा जाता है तो बताने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड में हुई थी। आप ये बताइए कि कब हुई थी? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हम पूरा नाम अगर देखें तो इसका नाम बनता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 1961 उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसकी स्थापना 1961 में हुई। स्विट्जरलैंड में एक जगह पड़ती है ग्लैंड, वहां पर, और इसका मुख्यालय भी ग्लैंड में ही है। इसका प्रतीक चिन्ह जो है यानी कि सिंबल जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का वो है पांडा। और ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर प्रत्येक 2 साल में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी करता है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी करता है प्रत्येक 2 साल बाद। और यह जो रिपोर्ट होती है वो ऐसी प्रजातियों के बारे में होती है जिनकी संख्या में गिरावट हो रही हो, है ना। इनके कुछ प्रमुख जो अभियान है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि कुछ जो स्टूडेंट है आने वाली 23 मार्च को अर्थ आवर में हिस्सा लेने वाले हैं, तो ये इसी का ही एक प्रोग्राम है। इसके अलावा देखें तो डेट फॉर नेचर एक्सचेंज, ये भी इन्हीं का हिस्सा है, ठीक है। अगर बेसिकली बात की जाए तो मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, नाम से ही झलक रहा है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एक विज्ञान आधारित संस्था जो प्रजातियों को, उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित रखे, जलवायु परिवर्तन पर थोड़ा ध्यान दे, और जल और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं वो विद्यार्थियों के सामने रखे ताकि वो भी इससे वाकिफ हों और पर्यावरण के प्रति वो सजग रहें। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। द यूपीएससी
सर्विस कमीशन हैज फाइनलाइज्ड रिक्रूटमेंट रिजल्ट फॉर मंथ फरवरी। संघ लोक सेवा आयोग ने फरवरी 2024 के जो भर्ती परिणाम थे उनको अंतिम रूप दे दिया है। जो भी इसमें अनुशंसित उम्मीदवार थे उनको डाक के माध्यम से सूचित किया गया, और ये जब आप PIB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक भी मिलेगा जिसमें आप वो रिजल्ट देख भी सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो है उससे संबंधित एक क्वेश्चन है जिसे हम UPSC कहते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है वो आप बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें या उनके सदस्यों की बात करें, उनके पद का कार्यकाल 6 साल का होता है। या तो 6 साल हो या फिर उनकी उम्र 65 साल कंप्लीट हो जाए, ठीक है, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया चल जाता है। भारतीय संविधान के भाग 14 की बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद 315 से लेकर 323 ये जो है ये संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग एक हम कह सकते हैं कि केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, और इसी से संबंधित कुछ अगर पॉइंट लिखें, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, और किसकी सिफारिश के, एक ली आयोग लाया गया, ली आयोग। उस ली आयोग की एक सेकेंड सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। और कौन से मंत्रालय के तहत आता है ये, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय। चाहे हम UPSC के सदस्यों की बात करें, चाहे हम बात करें UPSC के अध्यक्ष की, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। अगर इनको त्याग पत्र सौंपना हो तो ये त्याग पत्र किसको सौंपेंगे, ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है बीच में, अगर ये जैसे कोई व्यक्तिगत है ना, अगर कोई दिवालिया घोषित हो जाता है या फिर कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकृत हो जाता है या कार्यकाल के दौरान कहीं और कार्य करने लग जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। अब एक बात यह भी है कि राष्ट्रपति जो है अगर वो चाहे तो मैंने अभी 3 कमियां बताई, इन कमियों के मुताबिक राष्ट्रपति इनको हटाना चाहे तो वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय से ली गई सलाह ये बाध्यकारी होती है, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया 6 साल का समय रहता है, या तो 6 साल पूरे हों, और अगर 6 साल अपना जो कार्यकाल है वो पूरा करने से पहले ही उनकी उम्र 65 वर्ष क्रॉस कर गई तो फिर उनका ये माना जाएगा, या फिर ये दोनों में से एक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, एक थोड़ा सा और बता देते हैं, योग्यता। अब UPSC का अध्यक्ष बने या UPSC में अगर कोई सदस्य बनना चाहे उसके लिए जो योग्यता है वो क्या रहेगी, इसके लिए वैसे तो कोई भी उल्लेखित नहीं है कि सदस्य
बनने के लिए या फिर अध्यक्ष बनने के लिए कितनी मतलब योग्यता हो या क्या होना चाहिए। हालांकि इसमें आधे सदस्य ऐसे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस हो भारत सरकार के साथ काम करने का या फिर राज्य सरकार के अधीन काम करने का, और वो एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कम से कम 10 साल, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है? और भारत की जो संचित निधि होती है वहीं से इनको क्या दी जाती है, वेतन दिया जाता है, इनको सैलरी दी जाती है। इसी से संबंधित एक और न्यूज है, जैसे आपको पता है कि यूपीएससी के जो विद्यार्थी हैं तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद वो ऑफिसर बन जाते हैं। ऑफिसर बनने से पहले उनकी ट्रेनिंग हुआ करती है। कहाँ पे होती है उनकी ट्रेनिंग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, लबसना, है ना, लबसना। तो वहां पर अभी 125 में प्रेरण प्रशिक्षण में कार्यक्रम मतलब हो रहा था। उसमें जो भी सिविल सेवा के अधिकारी वहां पर प्रशिक्षण ले रहे थे, उन सभी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। व्लादिमीर पुतिन डिक्लेयर्ड विनर ऑफ ए प्रेसिडेंशियल रेस दैट वाज नेवर इन डाउट। व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, और जिसमें कोई भी डाउट नहीं था, ऐसा ये कवर किया है द हिंदू ने। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बेस्ड इन इलेक्शन विक्ट्री, और इसी से जब इनको इलेक्टेड किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बधाई दी है ट्विटर के माध्यम से कि आगे आने वाला जो समय है, हम ये आशा करते हैं कि हमारे जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो और बेहतरीन बनेंगे। चलिए जी, और ये यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे। चलो पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, उसके बाद देखते हैं। सोवियत संघ से संबंधित, यानी कि आपको पता है रूस का प्राचीन नाम क्या था, सोवियत संघ, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूएसएसआर। उस समय भारत के बीच में और यूएसएसआर के बीच में एक मैत्री और सहयोग की संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई। वो कब हुई थी वो बताने का आप प्रयास करेंगे जल्दी से। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यूएसएसआर और भारत के बीच में अगस्त 1971 में एक संधि हुई, और जिसका उद्देश्य था शांति बनाए रखना, मित्रता और सहयोग, जब कभी भी आवश्यक हो तो सहयोग किया जाए। ये इन दो देशों की आपसी जो रणनीतिक एक संधि थी। शुरुआती दौर में इस संधि का जो समय रखा गया था वो रखा गया 20 साल का, यानी कि 1971 से लेकर 1991 तक का इसका टाइम रखा गया कि ये ट्रीटी हमारी इतने समय तक की रहेगी। लेकिन फिर आपको पता है 1991 जब आया, फिर दोबारा से इसका जो टाइम था संधि का वो बढ़ा दिया गया, 20 साल एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, चलिए जी। ये यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, न्यू दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था जिसके दौरान हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ओशियन कलर रिमोट सेंसिंग फॉर फिशरीज बिगेन एट CUSAT। एक यूनिवर्सिटी है कोचीन यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, और विषय रहेगा ओशियन कलर रिमोट सेंसिंग फॉर फिशरीज। तो इसमें जो अध्यक्षता की है वो की है NP कुरियन ने, जो ओशियन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं।
और इनके साथ में ही इसरो, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और नैनसेन इन्वायरमेंट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, ट्रेवर प्लांट साइंस फाउंडेशन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये है। 5 दिन का प्रोग्राम रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है, ओशियन कलर रिमोट सेंसिंग फॉर फिशरीज, यानी कि मछली पालन से संबंधित कुछ नई जो टेक्निक हो सकती हैं उनमें सुधार करना। अब इससे संबंधित यानी कि हम ओशियन की बात करते हैं, विश्व स्तरीय चलते हैं, थोड़ा सा आपसे पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा आप। एस आकार का महासागर कौन सा है? जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा अंटार्कटिक महासागर, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत ही। अब इसमें थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, पहले आप थोड़ा मैप देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए जो अंटार्कटिक महासागर है, ये देखिए इसकी शेप कैसी है, एस शेप का। और ये जो है ये है पैसिफिक ओशियन, तो सबसे बड़ा महासागर है। इंडियन ओशियन जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं, और ये रहा आपका आर्कटिक ओशियन। तो इस प्रकार से टोटल कितने हैं, 4। तो क्रमबद्ध तरीके से यानी कि अवरोही क्रम में अगर इसको देखा जाए तो कौन सा ठीक रहेगा, अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में अवरोही। सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और इसके अलावा अगर बात की जाए फिर कौन सा आता है, अटलांटिक ओशियन। और फिर आता है अपना हिंद महासागर, और उसके बाद में आता है आर्कटिक ओशियन, यानी कि आर्कटिक महासागर। ये 4 मुख्य महासागर हैं, विश्व स्तरीय, घटते क्रम में मैंने आपको इसमें बताया है। प्रशांत महासागर की बात की जाए, ये तो सबसे बड़ा हो ही गया। इसमें सबसे गहरा गर्त कौन सा है, यानी कि सबसे गहरा स्थान जो है वो कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच। और जब बात करते हैं अंटार्कटिक की, तो ये दूसरा सबसे बड़ा है महासागर विश्व स्तर में। और इसमें जो ट्रेंच है वो कौन सी है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, इसकी सबसे बड़ा गहरा स्थल है वो। और एक आपने नाम सुना होगा, हिंद महासागर में जगह पड़ती है, जावा ट्रेंच या फिर सुंडा ट्रेंच, है ना। सुंडा ट्रेंच को ही जावा ट्रेंच कहा जाता था, जो आपके इंडोनेशिया के आसपास है। ठीक है, आर्कटिक रीजन सबसे छोटा, आर्कटिक जो महासागर है वो सबसे छोटा है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और अंटार्कटिक जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो एस शेप का है, वो व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। और इसकी लोकेशन भी आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप हुआ, तो ये आपका यहाँ यूरोप हुआ, इधर एशिया हुआ, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ओशिनिया। इस प्रकार से ये आपके महाद्वीप हुए। और एक जो तैरता हुआ महाद्वीप कहा जाता है, कौन सा है ये, इसका नाम बताने का प्रयास करेंगे आपसे, ऑप्शन में उम्मीद है आप बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए जी। अब अंटार्कटिक महासागर में सबसे गहरा भाग कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया भी है, जस्ट ही बताया है, एक्सप्लेन किया है, बता दीजिए।
अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? यही है ना वो अंटार्कटिक महासागर जो सबसे व्यस्त है व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। तो इसमें प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है वो सबसे गहरा भाग है। मेरियाना किसका है? प्रशांत महासागर का। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में है। और मैप के माध्यम से देख लीजिए, ये जो आपका अंटार्कटिक महासागर है वो अफ्रीका के टच में भी है, दक्षिण अमेरिका के भी, उत्तरी अमेरिका के भी और यूरोपियन कंट्रीज के भी। ठीक है, तो व्यस्त होना स्वाभाविक है। चलो जी, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। और ये जो ऑफिशियल चैनल है उसका लिंक जो है एडुरोही ऑफिशियल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। एक शॉर्ट्स चैनल भी है जिसमें शॉर्ट्स वीडियो आपको मिला करेंगी, एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करने के लिए एडुरोही 24 टाइप कर देना। ठीक है, और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फेसबुक पे, ट्विटर पे, एक्स जिसे हम कहते हैं आजकल, टेलीग्राम हो ही गया, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।